ओके गाइस, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल चैप्टर में, दैट इज़ कॉल्ड एज द एस्केप वेलोसिटी। सो हमने इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अब हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। लाइक इट्स अ वर्क दैट नीड्स टू बी डन टू bring a body from infinite to a point which is where gravitational field is there. So इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम स्टडी करेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या है। देखो, लेट्स से यू टेक अ रॉकेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई सैटेलाइट या रॉकेट भेजते हैं स्पेस में, सो इवेंचुअली क्या होता है दैट इट गोज टू अ सर्टेन पॉइंट, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड देन इवेंचुअली वो फॉल करता है अर्थ पे वापस, जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है या वो रोटेट करता रहता है स्पेस में, राइट। सो वही हम चीज़ देखेंगे कि व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ बॉडी टू लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ प्लैनेट और द अर्थ। सो होता क्या है कि एक मिनिमम स्पीड जो होती है वो हमें चाहिए होती है। ऑलवेज यू ऑलवेज रिक्वायर अ मिनिमम स्पीड to give to a body so that it leaves the earth's surface and never comes back. Remember that एक gravitational फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से किसी भी प्लैनेट के देर इज़ अ इनविजिबल काइंड ऑफ अ वॉल दैट नीड्स टू बी penetrated by the object in order for that object to leave the surface, leave the gravitational field effect of that planet. दैट इज़ कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। एक मिनिमम वेलोसिटी जो कि रिक्वायर होती है उस बॉडी की, ताकि वो वापस कभी ना आए। नहीं तो आप किसी भी वेलोसिटी से, मान लो आप कोई फोर्स लगाते हो, कोई रॉकेट को छोड़ते हो, देन यू पुट इट टू अ सर्टेन हाइट एंड देन इफ यू लीव इट, इट विल कम बैक इवेंचुअली। बट अगर आप एस्केप वेलोसिटी से फेंकते हो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, अगर उस वेलोसिटी से आप कोई बॉडी जा रही है, इट हैज़ द कैपेसिटी टू लीव the earth's gravitational field. Okay, now अब इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? व्हाट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज इज दैट जितनी भी सिस्टम की, ये आपका जो रॉकेट और अर्थ है, इस सिस्टम की जो जितनी भी टोटल इन दोनों में एनर्जी है, टोटल एनर्जी, अब वो किसी एक पॉइंट टाइम पे और फाइनली जो इनिशियली थी और जो एक फाइनली उनकी दोनों की टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है एनर्जी। अगर कोई एक्सटर्नल उस पर जो है फोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, एक्ट नहीं कर रही हैं, तो सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। let's try to understand from this point of view. So let's say you have okay, आपने सरफेस पे रॉकेट को रखा है, राइट। सो लेट्स से सरफेस पे आपका जो रॉकेट है, फिलहाल मान लो इस सरफेस पे आपने रखा है कहीं। सो यहाँ पे आपका एक रेडियस होगा अर्थ का, मतलब सेंटर से उसका एक डिस्टेंस है पर्टिकुलर, राइट। ओके, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो इनिशियल आपकी टोटल एनर्जी है, अब देखो टोटल एनर्जी इनिशियल आई के लिए, मैं इनिशियल के लिए आई यूज़ कर रहा हूँ, और जो है वो इक्वल होगी आपके टोटल एनर्जी फाइनल के। कि फाइनली जब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। अब टोटल एनर्जी होती क्या है? रिमेंबर दैट अब क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है और आपने एक रॉकेट को जब छोड़ा तो उसकी एक वेलोसिटी से आपने उसको छोड़ा होगा, दैट मीन्स कि उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल वाली। सो उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ के आई से। एंड देन देर इज अ पोटेंशियल एनर्जी, यू आर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, हम जो कल बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही है अभी ऑब्जेक्ट, सो उसके ऊपर एक
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगेगी अर्थ की, एंड प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी विच विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली। अब फाइनली भी उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी, राइट। सो अब इट विल बी के फाइनल उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी कि जब हम बहुत दूर एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करें कि लेट्स से देयर इज सम वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट आल्सो, सो वहाँ पे काइनेटिक फाइनल होगी, प्लस दूर जाके किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी उसकी फाइनल ग्रेविटेशनल जो है वो एनर्जी होगी, उसकी फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। नाउ दिस इज द conservation of energy law that we have used. Okay, now kinetic energy का formula क्या होता है? It is actually equal to, for this a rocket with mass small m, it will be equal to 1 by 2 m initial velocity का square. And then now let's deal with the gravitational potential energy. Let's give it a try. That what is the gravitational potential energy of the body or the rocket at the surface? सरफेस पे बात कर रहे हैं, सरफेस पे उसकी क्या जो है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? रेडियस उसका आप फिलहाल के लिए आर आई मान लो, जो सरफेस पे है, आर आई सरफेस पे अर्थ का रेडियस। यस, इट विल बी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी है तो इट विल बी माइनस, क्योंकि अट्रैक्टिव है, ग्रेविटेशनल एनर्जी अट्रैक्टिव है, सो पोटेंशियल एनर्जी उसके इसमें नेगेटिव होती है, सो माइनस जी मास ऑफ द प्लैनेट और फिर मास ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट रॉकेट डिवाइड बाय आर आई, उनके बीच का डिस्टेंस। सो सेंटर से और रॉकेट के बीच का डिस्टेंस आर आई है, राइट। सो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इट विल बी 1 by 2 m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इट विल बी नेगेटिव ऑफ जी एम एम ओवर फाइनल रेडियस। अब रेडियस ले लो लेकिन फाइनल वाला, फाइनल जिसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस। ना अब लेट्स टेक अ केस कि आप बहुत बड़े डिस्टेंस प्लैनेट पे हो, मतलब जो आपका डिस्टेंस है जहां आपने रॉकेट को ले गए हो वो बहुत ज़्यादा दूर है। Okay, before we do that, let me tell you one thing, that it's possible that something came in your mind about the potential energy. हमने एक और एक्सप्रेशन पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो कि था एम जी एच के इक्वल, राइट। वो एक हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था। रिमेंबर दैट इन दैट केस वी कैन नॉट टेक potential energy here as the mgh. Why? If you can recall, we can say that mgh वाला जो आपका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, you can only apply that when the h is very very smaller than radius r, तब आप ये mgh फॉर्मूला लगाते हो, क्योंकि वहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगती है और हायर टर्म्स h ओवर r की नेग्लेक्ट हो जाती हैं। बट इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम डिस्टेंसेस जिनसे डील कर रहे हैं, वी आर टेकिंग देम एज वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। कि आपके एक ऑब्जेक्ट ने, हम एस्केप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं ना, ताकि जो रॉकेट है वो बहुत दूर पहुंच जाए अर्थ से, उसकी ग्रेविटेशनल पुल से दूर निकल जाए। मतलब कि हमें हाइट ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उसकी जो जिस हाइट पे वो चल जाएगा डिस्टेंस पे, वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। सो एम जी एच वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, माइनस जी एम एम ओवर आर आई, जो सिंपल आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी का, वही लगेगा ना। लेट्स से कि आपका जो आर एफ है ना वो ही इनफाइनाइट बन जाता है। सिचुएशन क्या ले रहा हूँ मैं, कि आप फाइनल ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्टेंस पे ले गए रॉकेट को कि वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पहुंच गया, बहुत दूर ले गए उसको। ओके, नाउ अब हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पीड चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा, मिनिमम कम से कम कितनी चाहिए कि वो आपकी जो रॉकेट है वो उस प्लैनेट की जो है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से आगे निकल जाए। सो वी हैव टू लॉन्च दिस प्रोजेक्टाइल, जो कि ये ऑब्जेक्ट है, विद स्पीड जहाँ पे कि एक्सेस स्पीड भी हमने नहीं निकालनी है। ऐसा ना हो कि फाइनल वेलोसिटी आपकी कुछ ना कुछ फिर भी रहे, तब हम मिनिमम एस्केप वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। एस्केप वेलोसिटी एक मिनिमम स्पीड है ऐसी,
तो मिनिमम निकालने के लिए उसका एक और कंडीशन क्या होगा कि जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो आपकी वो कुछ ना कुछ फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, वो ज़ीरो होनी चाहिए। इन्फानाइट पे जाके जो आपकी फाइनल वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाए, ऐसे ही हमको मिनिमम वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी खुद में मिनिमम स्पीड है। सो उसके लिए हमें वी एफ ज़ीरो लेना पड़ेगा। सो आर एफ इन्फानाइट, ताकि वो उसके ग्रेविटेशन पुल से निकल जाए, और वी एफ फाइनल जो है कि मिनिमम हमारे पास वेलोसिटी उतनी आनी चाहिए ना। Put these two situations in this, let's say, question 1. So, what will happen? It will be same 1 by 2 m v I square minus g m m over r I. यहाँ पे वी एफ की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, तो ये जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, and then rf is infinite. Remember that anything divided by something divided by infinity is actually zero. So ये सारा हमारा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. This implies half mv square will be equal to half m vi square will be equal to gmm over r initial, जो आपका डिस्टेंस था सेंटर से. m से m कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ वी कैन से दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन निकलने वाला है एस्केप वेलोसिटी का. वी आई यहाँ पे जो है वो होगी आपकी एस्केप वेलोसिटी. सो वी आई विल बी इक्वल टू 2 विल गो देयर, सो 2gm, स्मॉल m कट चुका है, ऑब्जेक्ट का खुद सैटेलाइट का और रॉकेट का जो मास है वो कट चुका है, वो मैटर ही नहीं कर रहा है इसमें एस्केप वेलोसिटी को निकालने में. एन आर आई जो रेडियस है उस प्लेनेट का. सो एंड इसका जो ये स्क्वायर था, तो इस साइड जाके ये दोनों को बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दो, दिस विल बी स्क्वायर रूट इन दिस साइड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एस्केप वेलोसिटी. नाउ यहाँ पे देखो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा एस्केप वेलोसिटी के बारे में. रिमेंबर दैट जो एस्केप स्पीड है किसी भी प्लेनेट की, वो उसके खुद के मास और उसके रेडियस पे डिपेंड करता है. ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी भारी हो, चाहे एक एंट को, एक चींटी को आपने स्पेस में पहुंचाना है उस प्लेनेट की इन्फ्लुएंस से निकाल के, और चाहे एक ट्रक, एक बड़े से 1000 kg के सैटेलाइट को निकालना है, उन दोनों के लिए सेम एस्केप वेलोसिटी लगेगी. वो मिनिमम उनको अटेन करनी ही पड़ेगी ताकि वो वापस ना वहाँ आ जाए. रिमेंबर दैट कोई जब प्लेनेट छूटता है, आप जैसे कोई सैटेलाइट छोड़ते हो तो ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट ही जाता है. व्हाट हैपन्स एक्चुअली इज दैट क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, सो इट स्लिंग शॉट्स इटसेल्फ. सो वो गोल घूमता घूमता एक पॉइंट पे आके वो उसकी ग्रेविटेशन फील्ड से निकल जाता है. अगर उसकी एस्केप वेलोसिटी से कम स्पीड है, थोड़ी सी भी कम स्पीड है, तो इवेंचुअली वो चाहे जितना मर्जी आगे चल जाए, वो इवेंचुअली आके अर्थ के सरफेस पे ही कहीं ना कहीं गिर जाएगा. चाहे वो कितने भी मंथ तक घूमता रहे, फिर इवेंचुअली आगे गिर जाएगा. लेकिन उसकी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड है, तब वो चाहे उसके बराबर स्पीड है तो वहीं सरफेस घूमता रहेगा, उससे ज़्यादा है तो वो निकल जाएगा. राइट. तो ये इंपॉर्टेंट एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं. और ऑब्जेक्ट का खुद के मास डिपेंड नहीं कर रहा है, प्लैनेट का मास या प्लैनेट का रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस प्लैनेट की. तब भी तो आपकी जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं या सन है, उनकी इसकी वेलोसिटी अलग होती है, ज़्यादा होती है. जैसे सैटर्न वगैरह मैं एग्जांपल दूंगा, देयर द वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटर्न इज क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू द अर्थ. और मून क्योंकि मास छोटा है मून का, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है. मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि मून पे क्यों लाइफ नहीं है, या मून पे क्यों एटमॉस्फेयर ही नहीं है. वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एस्केप वेलोसिटी. नाउ ओके, अब हम वापस आते हैं. आपको मैं पहले एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड द मून दोनों की एस्केप वेलोसिटीज को मैं निकाल के बताता हूँ. बट बिफोर वी डू दैट, लेट मी टेल यू सम स्पेशल केस ऑफ दिस फार्मूला. फार्मूला क्या है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का? वी आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gm over r square. 2gm over r, not square, sorry, you have to skip the square, simple r. Now okay, अब यहाँ पे जो gm over r है, gm over r है, r को अगर हम अर्थ का रेडियस लें तो कैपिटल R ले लेते हैं. लेट्स से दिस एज द कैपिटल R, रेडियस ऑफ द अर्थ.
अब रेडियस ऑफ अर्थ हमने ये ले लिया, रेडियस ऑफ अर्थ, और आपका जो कैपिटल एम है वो है मास ऑफ अर्थ। ना, अगर आपको याद हो, फ्रॉम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता था स्मॉल जी की वैल्यू जी एम ओवर आर हमने निकाली थी, आर स्क्वायर, सॉरी, जी एम ओवर आर स्क्वायर हमने निकाली थी। ये थी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। आप इस चीज़ को ना यहाँ पुट कर दो, जी एम ओवर आर स्क्वायर की जगह आर एक एक्स्ट्रा ले लो, यहाँ पे आर एक एक्स्ट्रा ले लो, यहाँ स्क्वायर कर दो, सो जी एम ओवर आर स्क्वायर आ गया। सो वी की वैल्यू आप और क्या लिख सकते हो, वी की वैल्यू आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट टू जी, जी एम ओवर आर स्क्वायर जो स्मॉल जी बन जाएगा। सो ये आपकी एक और जो है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास बन गया। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड एज वेल, वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव इन योर न्यूमेरिकल्स। लेट मी सी, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर, आर स्क्वायर और जी एम ओवर आर, तो मैं कैपिटल जी क्यों ले रहा हूँ, उसकी तो वो तो स्मॉल जी ले चुका है उसकी वैल्यू। सो इट विल बी कैपिटल आर जो कि एक्स्ट्रा है हमारे पास, टू जी स्क्वायर रूट टू जी आर। ये है आपके पास फाइनल उसका एक एक्सप्रेशन, और एक ये भी है, ये भी यूज़ होगा और वो भी यूज़ होगा, दोनों को अपने माइंड में रखना है। ओके, नाउ लेट्स फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इसे फिगर आउट करते हैं ना। रेडियस क्या होता है आपका अर्थ का, 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स ना। आपके पास इसको आप अगर मीटर्स में लो तो कह सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। एंड स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है अर्थ के लिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ऐसा यूनिट्स में कर लिया। अभी आप इस फॉर्मूला में इसको डाल के देखो, आई विल डू इट फॉर यू एंड देन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन। आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट दिस इज द क्वेश्चन फॉर मी राइट नाउ। सो वी ई एस्केप वेलोसिटी विल बी 2 times 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ इट विल बी 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। हाउ मच इट विल बी, देखो, यू नो दैट एक 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, सो ये 1 किलोमीटर है, सो इट मीन्स दैट 1.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सी द वैल्यू, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, 11.2 किलोमीटर अगर एक सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट स्पीड गेन कर लेता है, इतनी आप उसको फोर्स प्रोपल्शन देते हो उस प्रोजेक्टाइल को, वो आपकी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशन पोटेंशियल फील्ड को जो है वो ओवरकम कर देगा, वहाँ से निकल जाएगा, एस्केप वेलोसिटी गेन कर लेगा। इतनी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमें ऑब्जेक्ट्स को फेंकना पड़ता है, उनको जो है हमें अर्थ से उनको प्रोपेल करना पड़ता है, ये मिनिमम है। अगर उनको अगर बहुत दूर जाना है तो if they if these objects want to go beyond our Earth's gravitational field, this is the minimum speed that they require to attain. जैसे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो हमारी स्पेस एजेंसीज हैं, वो कई सैटेलाइट्स भेजती हैं, वो हमारे पास कई स्पेस क्राफ्ट्स भेजती हैं स्पेस में। सो कैन यू ट्राई टू गिव एन आंसर इन द कमेंट सेक्शन दैट कौन सी सैटेलाइट है जो कि ह्यूमंस ने भेजी है, जो कि दुनिया में सबसे दूर है इस टाइम पे। यस, इट इज़ एक्चुअली द वॉयेजर, वॉयेजर 1। वॉयेजर 1 जो सैटेलाइट है उसको 1977 सितंबर 5 को भेजा था ह्यूमंस ने, नासा ने भेजा था इनटू द इनटू द इंटरस्टेलर स्पेस। जो अभी है इस टाइम पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यू कैन सी दैट राइट नाउ on November 13, 2023, and the Voyager 1 is the farthest human-made object from the Earth. अर्थ से सबसे दूर जो ऑब्जेक्ट भेजा गया अभी तक वो Voyager 1 है, और ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंटरस्टेलर स्पेस पे पहुंच चुका है। इंटरस्टेलर स्पेस जो है आप उसको मान सकते हो कि जो हमारा सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है। देयर इज अ बेल्ट of asteroids or some rocks
that are there, if you cross that, then you reach the interstellar space. So उसे कहते हैं ओट क्लाउड. 300 years में ओट क्लाउड को जो है वो उसके इनर एज पे पहुंच जाएगा. देन इट विल क्रॉस दैट इन एज वेल. September 5, 1977 Voyager 1 को जो स्पेसक्राफ्ट को छोड़ा गया था. 2012 से इंटरस्टेलर पे इससे जा रहा है, इंटरस्टेलर स्पेस में है तब से. आप देख सकते हैं ये सन से हम स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे बाकी प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. देयर इज अर्थ हियर, विद इट लेफ्ट फ्रॉम हियर एंड नाउ Voyager has reached here now. See, this is the Voyager. Voyager जो है वो इतना दूर स्पेस में पहुंच चुका है. Obviously, यहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा? They must have kept the velocity of the Voyager beyond 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अदरवाइज वो फिर से हमारा अर्थ के अंदर आता, वो फिर से अर्थ के सरफेस पे आ जाता. राइट. सो वो मिनिमम इसकी एस्केप वेलोसिटी उन्होंने ज़रूर दी होगी. ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ये है हमारी एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. We know that the escape velocity, let me give you some examples. Find, before we do this, we have to find the escape speed of moon. यानी कि मून पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मून की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होगी, वो हमने निकालनी है. लेट मी गिव यू सम hints for this question. So we know that r is radius for moon. I'm writing 1.75 into 10 raised to power 6 meter. Yes, radius आ गया moon का. And now one thing I hope you can remember that जो acceleration due to gravity की वैल्यू है मून के लिए वो अर्थ से कितनी कम होती है by fraction. How much? Gravitational acceleration due to gravity of the moon is actually 1/6 of the acceleration due to gravity on earth. मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर 1/6 कर दो, वो वैल्यू आपकी स्मॉल जी की वैल्यू वो मून के लिए आ जाएगी. दैट इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आपको जी की वैल्यू पता है मून के लिए, आपको उसका रेडियस भी पता है. नाउ फाइंड द एस्केप वेलोसिटी. ये आपको सॉल्व करना है. And then you have to then you can send me the answer on the comment sections. You can apply the formula here. What was the new formula? Escape velocity was equal to square root 2 small g and r. यहाँ ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो. इस फॉर्मूला में g आपको पता है यहाँ पे कितना है मून के लिए, and then radius you also know. Apply this and give me the answer in the comment section. That will be your escape velocity on the surface of the moon, right? Okay, so if you have done it, let's try this now. अगर आपने ये try कर लिया, let's give it a try now. So 2 small g की value 1.6 है, and then it will be 1.75 into 10 raised to power 6 meters. This is the formula here. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पे 10 raised to power 6 है एंड इसका स्क्वायर रूट भी है. सो ये 10 raised to power 3 तो बाहर आ जाएगा, राइट. 10 raised to power 3 तो बाहर आ जाएगा, जो कि आपका अगर 10 raised to power 3 मीटर्स है, देन यू कैन सिंपली टेक इट एज अ किलोमीटर. एंड अंदर जो आप सॉल्व करोगे दैट विल बी अराउंड 2.4 या 2.37 के इक्वल होगा. 2.37 किलोमीटर्स पर सेकेंड. सी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये आपके पास मून की आ रही है अभी, सॉरी ये मैंने मून की निकाली है. एस्केप वेलोसिटी 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड. अर्थ की क्या थी एस्केप वेलोसिटी? यस, इट वाज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. लेट मी आस्क यू, लेट्स डिस्कस समथिंग. लेट्स से द एस्केप वेलोसिटी की अर्थ की हमें पता है 11.2 है. जो अर्थ के सरफेस पे या एटमॉस्फेयर में जो आपके पास वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, राइट. एयर मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर को बनाए रखते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है. वो जो है
अगर वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर लेते तो क्या होता? वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाते, वो उसको घूम अर्थ के सरफेस की तरफ नहीं घूमते, वो उसके अराउंड नहीं घूमते, वो दे वुड हैव एस्केप्ड द अर्थ surface and we couldn't have the atmosphere that we have today. Now let's imagine that this is the moon. Okay, now देखो क्या होता है कि अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स मून के सरफेस पे उठते भी हैं, ओके, अगर कुछ एयर मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इवन इफ दे वर एग्जिस्टिंग ऑन द मून सरफेस, अगर वो होते भी, अगर एटमॉस्फेयर में आते भी हैं, प्रॉब्लम क्या है कि जब सन की हीटेड रेज आती हैं, सन की जब रेज उस पर पड़ती हैं, तो क्या होता है कि दे ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन. दे गेन इनफ वेलोसिटी विच इज़ मोर देन दिस वेलोसिटी, राइट. ये वेलोसिटी इजी है अटेन करना एज कम्पेयर टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ. सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज़ वेरी लेस, जिसको कि मॉलिक्यूल्स इजीली गेन कर लेते हैं. एंड व्हाट हैपन्स व्हेन अ ऑब्जेक्ट और a molecule has the speed which is greater than the escape velocity of that planet or the object. इसकी escape velocity से ज़्यादा वो स्पीड गेन कर लेते हैं, इससे ज़्यादा गेन कर लेते हैं, उसका मतलब है कि वो एटमॉस्फेयर बना ही नहीं पाएंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे, तो मून का कभी एटमॉस्फेयर बन ही नहीं पाएगा. सभी मॉलिक्यूल्स एस्केप वेलोसिटी से ऊपर स्पीड गेन कर लेते हैं, राइट. सो दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट द मून. नो एटमॉस्फेयर ऑन मून. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. देयर यू कैन एक्सप्लेन, राइट. देयर यू कैन एक्सप्लेन, सिंपली सॉल्व दिस, or you can simply say, remember this value and the value of the earth, and then compare the two, and then tell that molecules of the on the moon easily gain the escape velocity, easily gain the velocity more than the escape velocity of the moon. That's why there is no atmosphere on the moon, hence there is no life. Okay, now let's try the last question. Okay, so this is one of the questions that we will try now. हम Saturn का example लेंगे, one of the bigger planets of the solar system. So जो Saturn का मास है वो 95 टाइम्स है अर्थ के मास के, और उसका जो रेडियस है वो 9.5 टाइम्स है अर्थ के रेडियस के, राइट. सो ये अप्रॉक्सीमेट उन्होंने वैल्यू ले रखी है. कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस, Saturn surface. So Saturn के सरफेस से हमने एस्केप वेलोसिटी निकालनी है. अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि हम जानते हैं, राइट. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. You can pause the video, give it a try. Before you do that, you can write the value of escape velocity. वो जो जिसमें मास भी होता है बॉडी का, हमने सबसे पहले निकाला था. VE क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2gm ओवर r, जो उस प्लैनेट का रेडियस है और उस जो प्लैनेट का अर्थ, जो प्लैनेट का मास है वो m आ गया. सो स्क्वायर रूट 2gm ओवर r, ये है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला. नाउ हमें पता है अर्थ के लिए क्या है, फॉर ई लिखा है मैंने यहाँ पे, अर्थ के लिए क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ये हमारी एस्केप वेलोसिटी गिवन है, हमें पता है. नाउ सैटर्न के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? सो फॉर सैटर्न के सरफेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, Vs विल बी स्क्वायर रूट 2g, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और m डैश डिवाइडेड बाय r डैश. ओके, नाउ m डैश क्या है हमारे पास? जो सैटर्न का मास है वो 95 टाइम्स है अर्थ के मास के, एंड जो हमारे पास रेडियस है सैटर्न का वो 9.5 टाइम्स है अर्थ के रेडियस के. सो 9.5 r. नो, अब आप एस्केप वेलोसिटी में यहाँ बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल दो. 2 into 95 gm divided by 9.5 into r, राइट. मैंने यहाँ से वैल्यूज डाल दी हैं.
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो स्क्वायर रूट 2 जी एम ओवर आर को हम अंदर ही रखेंगे, यहाँ 2 है, जी एम ओवर आर है, इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो what will happen here is like it's 10, right? It's 10. 9.95 divided by 9.5 is actually 10. रूट 10 क्या होता है? रूट 10 आप निकाल सकते हो। रूट 10 होगा आई थिंक 3 3 are 9, one here, double 0 and point here 6 and 61, या 3.1 के आसपास होगा। 3.1 टाइम्स रूट 10 को मैं बाहर निकाल चुका हूँ, अंदर क्या बचा है? 2 जी एम ओवर आर। एम और आर क्या है? वो अर्थ के रेडियस और मास है। So V escape velocity of this surface on the planet Saturn is actually 3.1 times the escape velocity of the on the surface of planet Earth. 3 गुना ज़्यादा है लगभग। 3.1 और 3.2 कह सकते हो। 3.1 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकंड से आपको टाइम्स 3 करना पड़ेगा। If you do it, you will approximately get 11 3 33, बट ये 11.2 है, ये ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको ऑब्जेक्ट को गेन करनी पड़ेगी, इतनी वेलोसिटी, अगर वो सैटर्न की ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलना चाहता है। नहीं तो वो उसके बार बार उसके सरफेस पे ही आता रहेगा, चाहे वो कितनी वेलोसिटी से जाए। मान लो अगर अगर वहाँ पे उसकी स्पीड होती ये एक्चुअली 35.4 के आसपास होगा। ओके, सो लेट्स से अर्थ अर्थ जो सैटेलाइट जो सैटर्न में है, लेट्स से उसकी एस्केप वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर सेकंड, हमने अगर उसको वेलोसिटी दी होती तो आपको क्या लगता है क्या होता? वो जो है आ, वो उस प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता रहता, लेकिन इवेंचुअली वो प्लैनेट के सरफेस पे गिर ही जाता बार बार। उसको जितना लॉन्च करोगे एक ना एक टाइम पे वो गिर ही जाएगा दोबारा। लेकिन अगर आप उसके इतनी एग्जैक्टली स्पीड आप उसको दे दो तो वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, बाहर भी निकल जाएगा, उसके हल्की सी भी ज़्यादा होगी वो बाहर निकल जाएगा, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड दिस। दिस इज ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एस्केप वेलोसिटी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू पढ़ा। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ा, वहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लेके चले। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो पहले पढ़ा था उसको हमने यूज़ किया, उसके फॉर्मूला को यूज़ किया, और वहाँ हमने देखा कि आपके पास एस्केप वेलोसिटी की ये वैल्यू आ रही है। फिर हमने यहाँ पे हमें पता था जी एम ओवर आर स्क्वायर जो होता है स्मॉल जी के बराबर होता है, तो वो हमने वैल्यू डाल के जो एस्केप वेलोसिटी का एक नया फार्मूला बनाया, स्क्वायर रूट 2 जी आर, उसको यूज़ करके हमने अर्थ और मून की एस्केप वेलोसिटी निकाली। उसके बाद हमने उसका यूज़ करके एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, और हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि वॉयजर है उसके बारे में हमने पढ़ा, राइट? उसके बारे में हमने स्टडी किया। सो ये था हमारे पास जो वॉयजर है वो उसका एग्जांपल लेके हमने एस्केप वेलोसिटी को पढ़ा। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल गिव सम क्वेश्चंस एज वेल regarding the escape velocity.